हाँ तो नमस्कार जी, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपका मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स विषय का होने वाला क्लास, जिसमें हम लोग आपका चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका डे 2 करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूर्ण तरह समझ गए थे। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझने वाले हैं। इसका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं तथा 2011 से 2024 तक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है उसको हम लोग कल के वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब आज की इस वाले वीडियो में केवल और केवल प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो चूंकि ये जो आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, प्लस सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में आपका दीर्घ में भी पूछा जाता है। तो जो भी दोस्त साथी आपका क्लास में नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर कर दीजिए क्लास को, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको बतला दें, हम ये जो मंथन की सीरीज है यह बिहार बोर्ड से के लिए है, मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए। यदि आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो इसके लिए आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है तथा उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यदि आपको क्लास में पसंद आएगा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग मेनली प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझने वाले हैं, जो कि इसी प्रकार से आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है आगे हम लोग आपको बतलाने वाले हैं, तथा आपका लेंस के बारे में भी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको यह बतला दें कि यह आपका प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन चैप्टर है। इसमें का क्या क्या टॉपिक इसमें आप लोग को पढ़ना है, किन किन टॉपिक के बारे में आप लोग को जानना है। तो सबसे पहला तो इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद दूसरा आप लोग को माध्यम के बारे में पढ़ना होगा, जो कि दो प्रकार के होते हैं, सरल माध्यम और विरल माध्यम। फिर आप लोग का पढ़ना होगा अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, मतलब अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। फिर आपको चौथा नंबर पे पढ़ना होगा, जिस प्रकार से आपने पिछली वाली वीडियो में पिछले वाले क्लास में परिवर्तन का नियम समझा था, वैसे ही आप लोग को अपवर्तन का नियम समझना होगा। अपवर्तन का नियम, जो कि दो नियम इसके भी अपवर्तन के भी होते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग, तो उसके बाद आप लोग को पढ़ना होगा 5वां नंबर में अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना होगा। फिर 6ठा नंबर में बात करें तो आप लोग को विभिन्न विभिन्न वस्तुओं में उनका अपवर्तनांक के बारे में समझना होगा कि कितना कितना और अपवर्तनांक होता है। फिर उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। लेंस में भी आप लोग का लेंस के प्रकार, जो कि आप लोग का उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आप लोग को समझना होगा किस किस प्रकार से होता है। उसके बाद लेंस की बात करें तो हम लोग उसके बाद आप लोग को प्रतिबिंब लेंस सूत्र के बारे में आप लोग को अंत में समझना होगा। तो इतना चीज़ मेनली आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आपका चैप्टर का शुरुआत होगा आपका जो चैप्टर का नाम है उसी से, जो कि आप लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकाश का अपवर्तन को पहले आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग एक टब ले लेते हैं। टब ये यानी बाल्टी कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें है पानी भरा हुआ, ठीक, पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें यह जो इधर बाकी एरिया में आपका हवा होगा, यानी हवा एक साइड हो गया हवा और नीचे आप लोग का हो गया पानी, ठीक। तो यह दो ठे माध्यम है, अलग अलग माध्यम है। हवा एक अलग माध्यम है, पानी अलग माध्यम है। तो ऑफिशियल थी, चूँकि यह दो माध्यम है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग को एक ले जाना है, प्रकाश लेकर के आना है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रकाश डालते हैं इसमें, पानी में हम लोग एक प्रकाश को डालते हैं। तो यह जो प्रकाश है यह जा रहा है ऐसे। अब इसको हम लोग थोड़ा लाइन के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश जो जा रहा है तो इसको जाना था इस प्रकार से सीधा सीधा जाना था इसको प्रकाश को, परंतु इसका यह अपने वास्तविक स्थिति से तिरछा यानी मुड़ा हुआ जाता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग अगले पेज में जाकर के। इसका बढ़िया से एक पहले फिगर हम लोग को बनाना होगा, तब जाके इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एक टब बनाएंगे। तो एक वर्गाकार हम लोग मान लेते हैं, यह एक डब्बू हो गया, ठीक।
अब यह जो डब्बू हो गया, इसके अंदर आप लोग को पानी हम लोग को डालना है, पानी भरना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। मान के चलिए आपका हो गया पानी, इसमें भरा गया। ठीक, अब टब हो गया, यह पानी इसमें चल गया। अब यह जो पानी हो गया, तो पानी एक अलग माध्यम हो गया, मतलब यह एक अलग माध्यम है। आपका जो जल है यह एक अलग माध्यम हो गया, यानी कि यह हो गया आपका जल, जल जो कि एक अलग माध्यम है। और ऊपर में आप लोग का है वायु, वायु यानी हवा जो कि एक अलग माध्यम है। ठीक, तो यह दो माध्यम हो गया। तो जब जो कोई प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से एक आरोपित करते हैं कोई प्रकाश की किरण को, जैसे कि यह कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक माध्यम तो आप लोग का यहाँ पे हो गया वायु, एक माध्यम हो गया। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि जल में आप लोग का प्रवेश करता है, तो उसका वास्तविक स्थिति से वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि यह जो आपका प्रकाश की किरण है, यह इधर से आ रहा है, तो इसको जाना था, एकदम सीधा जाना था, परंतु इसका यह जो अपने वास्तविक स्थिति से यह तिरछा प्रतीत हो जाता है। यानी कि कहने से यह तात्पर्य है आप लोग का कि यह इस स्थिति में ना जाते हुए यह इधर मुड़ जाएगा या फिर इधर मुड़ जाएगा। ठीक, तो यह मुड़ने का भी एक नियम होता है। तो हम मान लेते इधर मुड़ गया। ठीक, तो यह इसके बीच में भी एक अभिलंब होता है। जैसा कि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के चैप्टर में एक अभिलंब बीच से डालते थे, तो उससे हम लोग को पता चलता था कि वह किस प्रकार से कोण बनाता है। उसी प्रकार से आपको इसमें भी आपको समझने का ज़रूरत है। इसको प्रकाश का परिवर्तन का नियम हम लोग आपको समझाएंगे तब आपको बदलाएंगे। अभी आप लोग को मेनली यही यहाँ पे समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है, एक माध्यम आपका हो गया वायु और दूसरा माध्यम हो गया जल, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने वास्तविक स्थिति से मुड़ा हुआ तिरछा प्रतीत होती है। यह जो घटना हो गया, यह पूरा का पूरा यह आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, यह केवल और केवल पारदर्शी वस्तुओं में होता है। पारदर्शी, पिछली वीडियो में हमने आपको पारदर्शी बतला दिया था। पारदर्शी मतलब प्रकाश जिससे के आर पार जा सके, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। तो यह प्रकाश का अपवर्तन केवल और केवल पारदर्शी माध्यम में होता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं होता है। अब प्रकाश जो होता है, इसके विभिन्न माध्यम होते हैं। तो माध्यम की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे माध्यम। तो प्रकाश के दो माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक, विरल माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो विरल माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, और सघन मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। इसको आप ट्रिक इस प्रकार से लगते हैं कि विरल यानी कि विकराल, जिसमें प्रकाश की मात्रा अधिक हो। विरल मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि अधिक हो, जिसमें वह हो गया आपका विरल माध्यम। और सघन माध्यम हो गया आप लोग का जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए जब आप लोग, हमने आपको एक डायग्राम ये जो बतलाया था, इस डायग्राम में आपको बतला दे हम, तो ये जो वायु आप लोग का होता है, वायु में प्रकाश की चाल जल के प्रकाश की चाल की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, यानी कि वायु एक विरल माध्यम यहाँ पर हो जाएगा, और यह जो जल है यह एक सघन माध्यम हो जाएगा इस घटना में। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको माध्यम समझ में आ गया होगा, विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा घटना के बारे में, तो फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए आप लोग का ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये दो स्थितियों में होता है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहला रहता है कि जब प्रकाश देखिएगा, आप जब इस घटना को देखिएगा, पहला घटना यह है कि यह प्रकाश एक जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको जाना था इस प्रकार से, लेकिन यह जो आपका अभिलंब बीच में है, इसकी साइड से ही चल गया। तो ऐसी ही थी जब, चूँकि यह घटना इसलिए हुआ है, यहाँ पे आप लोग का वायु है, वायु एक आपका है विरल माध्यम। ठीक, और नीचे है आपका जल यानी कि सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश विरल से माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वह किस ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की विपरीत दिशा में मुड़ता है, या उसी प्रकार से चल जाता है। तो आप लोग को बताना होगा कि जब विरल से सघन माध्यम में जाता है, तब वह प्रकाश अपनी वास्तविक स्थिति से अभिलंब की ओर मुड़ता है। मतलब आप यहाँ पर जब देखिएगा, तो आप लोग का यह जो अभिलंब बीच में से डाला गया है,
बीच में से ये जो अभिलंब डाला गया है इसकी साइड में यह जो प्रकाश है आपका मुड़ गया है। और यदि आप दूसरी घटना के बारे में जिक्र करेगा तो इसमें आप देखिएगा तो प्रकाश को इस प्रकार से जाना था सीधा, लेकिन वह अभिलंब की दूर चल जाता है। तो यह कब हुआ? तो यह घटना तब होता है जब कोई आपका प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है। अब सघन से विरल में कब जाएगा? यानी कि ये ऊपर में आप लोग का जल हो जाएगा और नीचे में वायु होता, तब मतलब जल में से वायु में जाता तब उस प्रकार से होता। अब जरूरी नहीं है कि यह जो माध्यम है यह केवल वायु और जल ही है, माध्यम बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आपका कांच एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है, जल एक माध्यम है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको बतला रहे हैं कि जब कोई प्रकाश सरल माध्यम से तो आपका ये जो विरल माध्यम यहाँ पे हमने बताया, विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तब अभिलंब से दूर मुड़ेगा। तो ये दो स्थिति हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आपको बताते हैं कि अपवर्तन ये जो होता है, अपवर्तन प्रकाश का, इससे कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, मतलब अपवर्तन से घटित होने वाली घटनाएं। तो मेनली आपका जैसे आप लोग अपवर्तन में देखिएगा कि कोई पानी में सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्का अगर ज़मीन में तली में रखा हुआ है एकदम नीचे में, तो वह सिक्का आप लोग जब ऊपर से देखिएगा तो ये ऊपर दिखेगा। मतलब कि पहला आप लोग का होगा सिक्का का वास्तविक स्थिति से उठा दिखना, सिक्का उठा दिखना, ठीक। उसके बाद बात करें हम लोग दूसरा नंबर बात की प्रकाश के अपवर्तन के, तो दूसरा आप लोग का है कि जल में यदि आप कोई जल होगा कोई टब में, तो उसमें पूरा में जल मान के चलिए है, तो यदि आप कोई छड़ी डालते हैं उसमें तो यह छड़ी इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन वह जो छड़ी आप लोग को तिरछा प्रतीत होता है। आप लोग अपने जीवन में भी देखिएगा दैनिक में, तो आप लोग को देखिएगा तो कि छड़ी को मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा प्रतीत होना, यह आपका दूसरा घटना होगा। वरना आपका तीसरा घटना हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। यह हम आपको बतलाएंगे पूरा ढंग से आगे कि तारे का टिमटिमाना किस प्रकार से अपवर्तन से होने वाली घटना है, ठीक। तो यह तो आप लोग जान लिए। अब आपका अगला टॉपिक है एक प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। यह क्या है? तो देखिए प्रकाश कोई वस्तु मान के चलिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, कोई प्रकाश मान लीजिए यह पड़ रहा है किसी वस्तु पर, और यदि वह जो प्रकाश है यह अन्य दिशाओं में विचलित हो जाता है, मतलब अन्य दिशाओं में फैल जाता है, तो यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उसका कुछ भाग को अवशोषित कर, वह प्रकाश जो है वह जो पदार्थ है वह उसके कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी सब चीज़ को बाहर परावर्तित कर देता है, तो यह घटना प्रकीर्णन कहलाता है। आप इसको देखिएगा जैसे कि कोई चमकीला पदार्थ देख लीजिए, चमकीला पदार्थ में जब तक प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वह उतना नहीं चमकेगा, लेकिन जैसे ही इस पर प्रकाश मारिएगा तो यह खुद भी चमकने लगेगा, इसके आसपास भी रोशनी दिखेगी आपको। मतलब कि यह इस प्रकाश का कुछ भाग को अवशोषित कर लिया और अन्य बचे हुए भाग को इधर उधर दिशाओं में फैला दिया, तो यही घटना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब इतना समझने के बाद आप लोग को समझना है अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन लॉ मतलब अपवर्तन के नियम। जैसा कि हमने आपको परावर्तन में 2 नियम बतलाए थे प्रकाश के परावर्तन के, कि पहला आप लोग का साइन कोण आई बराबर कोण आर होता है, और तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होती है। उसी प्रकार से इसमें भी 2 नियम है अपवर्तन के भी। इसमें तो आप लोग का पहला नियम तो वही हो गया जो हमने आपको बतलाया था, जो कि परावर्तन नियम में हम लोग आपको बतलाए थे। परावर्तन का जो पहला नियम था अपना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है, यह था आप लोग का परावर्तन के नियम में। उसी प्रकार से इसमें आप लोग का अपवर्तन के नियम में होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। तो यहाँ आपतित किरण आपतन कोण बन जाएगा, यहाँ परावर्तन कोण बन जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग का होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं, ठीक। एक ही बिंदु पर भी आप बोल सकते हैं कि एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। आपका अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसका अन्य नाम है स्नेल का नियम। स्नेल का
नियम। स्नेल का नियम का खोज कब हुआ था? तो 1621 ईस्वी में हुआ था। इसमें आप लोगों को कहा जाता है कि किन्हीं दो माध्यम जैसे कि एक सरल माध्यम हो गया, एक विघल माध्यम। विघल और सरल में आपका कुछ भी हो सकता है, वायु, कांच, ये सब कुछ भी। तो किसी दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया एक नियंत्रक होता है। मतलब कि आपका जया यानी कि साइन आई आपका होता है बराबर साइन आर। यही आपका प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से पता चलता है। ठीक, अब प्रकाश के नियम को हमने समझ लिया। अब आप लोग का अगला टॉपिक हमने आपको बतलाया था जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम है अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या है? तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल हमने पिछली वीडियो में आप लोग को बतलाया था। कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यही होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। अब यही निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम की वहाँ पे बात की जा रही है उस प्रश्न में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात पर अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब इसको आप लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर 0, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि आपको प्रश्न में जो भी वस्तु का बोला जाएगा उसको आप लोग को वहाँ पे लिखना होगा। तो अपवर्तनांक इसी को कहते हैं मेनली कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इतना समझने के बाद अब आप लोग को कुछ अपवर्तनांक के बारे में समझना होगा, कुछ वस्तुओं के अपवर्तनांक के बारे में। तो देखिए, अपवर्तनांक कुछ वस्तुओं को आप लोग को एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग बात करते हैं हम लोग वायु के बारे में। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग जल के अपवर्तनांक के बारे में। जल का अपवर्तनांक तो इसका होता है 1.33, यानी कि इसको 4/3 भी लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हीरा के। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे आप लोग का है किरोसिन तेल का। किरोसिन का अपवर्तनांक, तो किरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बर्फ़ की। तो बर्फ़ का होता है 1.31। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आपका क्राउन कांच का। इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका होता है 1.48 से लेकर के 1.61। बाकी बहुत सारा अपवर्तनांक है जो कि एग्जाम में आपका मेनली यही 6 पूछे जाता है। सबसे पहले आपका वायु का 1.003, जल का 1.33, हीरा 2.42, किरोसिन में 1.44, बर्फ 1.31, क्राउन कांच आपका 1.48 से 1.61 के बीच में। बाकी कुछ अन्य आपको बतला दे रहे हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब आपका अगला है 7वां नंबर अल्कोहल में। अल्कोहल का अपवर्तनांक, तो अल्कोहल के अपवर्तनांक की बात करें तो इसका होता है 1.36। उसके बाद बात करते हैं आठवां आपका तारपीन जो कि आपका पेंट करने में उपयोग किया जाता है। इसका होता है आपका 1.47। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नौवा आपका कार्बन सल्फाइड का, यानी कि CaSO4। तो आपका इसका होता है 1.63। उसके बाद आपका 10वां में हम लोग बात करें तो बेंजीन के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आपका होता है 1.50। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग आपका आगे है नीलम जो कि एक रत्न होता है। नीलम का होता है आपका 1.77। फिर बात करते हैं हम लोग सेंधा नमक का तो 1.54। तो ये सब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका स्टार्टिंग में हमने जो 6 बतलाया वही इंपॉर्टेंट था। वायु का 1.003, जल 1.33, हीरा 2.42। उसके बाद बताया था हमने आपको किरोसिन का 1.44, बर्फ 1.3 और क्राउन कांच का 1.48 से लेकर 1.61। तो इतना ही आप लोग को मेनली जानना था। अब आप लोग देखते होंगे कि हम लोग
इसका अपवर्तनांक किसी का बता रहे हैं तो उसके बाद में कुछ नहीं लगा रहे हैं, ना सेंटीमीटर लगा रहे हैं, ना मीटर लगा रहे हैं, ना ग्राम लगा रहे हैं, ना केजी लगा रहे हैं, मतलब उसके साथ कोई भी मात्रक नहीं लगा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को बतलाना होगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है। ठीक, और आवर्धन भी मात्रक विहीन होता है। तो यह दोनों चीज़ अपवर्तनांक और आवर्धन इन दोनों मात्रक विहीन होता है, तो यह आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन एक है जो कि एग्जाम में आता है, 5 नंबर में पूछा के जाता था पहले, कि कांच की स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन दर्शाएं। अपवर्तन दर्शाना है आप लोग को, कांच का एक स्लेब ले लेना है और उसमें आपका प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाना होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको कांच का एक स्लेब लेना होगा। अब चूंकि कांच का स्लेब का बात किया जा रहा है तो ये आयतकार होना चाहिए आप लोग का, तो आयतकार हम लोग यहाँ पर स्लेब ले लेते हैं कांच का। कांच का स्लेब से कहने का तात्पर्य आप लोग का कि कांच का एक टुकड़ा मान के चलिए आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक, अब इसमें कांच का स्लेब हमने ले लिया, अब इसमें हम लोग को प्रकाश को ले जाना है, इसमें ले जाना हम लोग को प्रकाश को। तो इस प्रकार से आपको प्रकाश गया। ठीक, अब चूंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए यह आपका ऊपर में है, सबसे पहले आप लोग को माध्यम के बारे में मालूम होगा, तो यह आपका वायु है, वायु यानी कि विरल माध्यम होगा। ठीक, उसके बाद यह है आपका कांच यानी कि सघन माध्यम होगा, और आपका फिर वायु है यानी कि विरल माध्यम होगा। तो इन चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना, सबसे पहले आपका विरल है, फिर सघन है, और फिर विरल, मतलब पहले विरल से सघन में जाएगा, फिर सघन से विरल में जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखने का आवश्यकता है। अब आप लोग देखिएगा तो एक बीच में हम लोग को एक अभिलंब डाल देते हैं, इसका अभिलंब एक बीच में हमने डाल दिया। ठीक, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि कह रहा है यह वायु है यानी कि यह आप लोग का है विरल माध्यम, और यह कांच है सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो हमने आपको बतलाया था कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी कि अभिलंब जिस साइड है उस साइड में मुड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा पीछे, हाँ, तो इस प्रकार से आपका इधर साइड में मुड़ के प्रकाश यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, यहाँ पे रुक गया आपका, यह अभिलंब की ओर मुड़ गया प्रकाश। अब उसके बाद फिर एक हम लोग यहाँ पे अभिलंब लेते हैं, अभिलंब का निर्माण करते हैं एक और हम लोग, यह आपका हो गया एक और अभिलंब। अब आप लोग को देखने का यहाँ पे है कि आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग का वायु था विरल, विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब आपका सघन से विरल में जाएगा, मतलब कि कांच से वायु में जाएगा, तब आपका अभिलंब से दूर जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लोग को अभिलंब से दूर निकाल देना है। तो ये आपका दर्शा दिया गया। अब सबका नामांकन कर देना आप लोग को, कुछ भी अपने हिसाब से आप लोग नाम दे दीजिएगा इस सभी का। सबसे पहले तो हम लोग कांच का नाम दे दिए PQRS। ठीक, कांच का नाम दे दिए। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे चूंकि ये आपका आपतित किरण है तो यह आपतन कोण बनेगा यहाँ पे, तो आपका कोण आई हो जाएगा यहाँ पे, कोण आई। उसके बाद बात करें यहाँ पे नीचे में, तो नीचे आप लोग का हो जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कोण R, इस एरिया में कोण R हो जाएगा। फिर आपका यह कोण I होगा क्योंकि यह आपका आपतित किरण है, और फिर आपका यहाँ पे कोण R होगा। ठीक, कोण I कोण R हो गया। अब इन सभी का आप लोग को नाम दे देंगे, किरण का AB, इसका नाम दे दिए ABCD, किरण का नाम हो गया, और अभिलंब का नाम दे दिया आप लोग M अब इस प्रकार से आपको दीर्घ में पूछेगा तो आप लोग को इसमें लिख दीजिएगा कि हमने PQRS एक कांच लिया जिसमें हमने AB एक आपतित किरण गुजारा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा खुद से समझ कर लिखिएगा कि ABCD PQRS हमने एक स्लेब लिया कांच का जिसमें AB एक आपतित किरण डाला, और वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण वह अभिलंब की ओर मुड़ गया, और BC और अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर हमने M और N एक अभिलंब डाल दिया। ठीक, अब उसके बाद पुनः M-N- हमने अभिलंब डाला, और फिर किरण को CD द्वारा कांच के बाहर निकाल दिया जो कि अभिलंब से दूर की ओर हटा था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अब आप लोग का यह भी जो एथी था कन्फ्यूजन वह दूर हो गया, क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है हमने आपको बतला दिया। अब आप लोग को थोड़ा सा जानना है आपको प्रिज्म के बारे में, किस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझना है, तो प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का तो नाम आपने सुना ही होगा कभी ना कभी अपने जीवन में। तो प्रिज्म कुछ किस प्रकार से होता है, एक त्रिभुजाकार रचना होता है आपका प्रिज्म।
इसको हम लोग लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है। ठीक, यह प्रिज्म हो गया। इसमें कुछ प्रश्न आपका एक प्रिज्म से ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और आप लोग का सब्जेक्टिव में बहुत कम ही पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग को यह पूछा जाएगा प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, मतलब कितने सरफेस एरिया होता है, तो ये 5 होता है। यह किस आकार का होता है, तो यह त्रिभुजाकार होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रिज्म का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो वर्ण विक्षेपण के लिए। वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब वर्ण मतलब होता है आपका प्रकाश और विक्षेपण मतलब विभक्त करना। तो यह प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। कितने रंगों में, तो आप लोगों को यह चीज़ याद रखना होगा कि प्रिज्म कितने रंगों में प्रकाश को विभक्त करता है, तो 7 रंगों में प्रकाश को प्रिज्म विभक्त करता है। अब वो कौन कौन से रंग हैं, तो इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला ट्रिक होता है आपका बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला ये एक ट्रिक है जिससे आप लोग इन 7 रंग का नाम याद रख सकते हैं। बेजानी से आपका हो गया बैगनी, फिर आपका जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से यहाँ पे नारंगी हो गया ना से, और ल से लाल हो गया। तो बेजानी हपी नाला से आप लोग याद रख सकते हैं इन 7 रंगों का नाम। तो यह जो 7 रंग प्रकाश में अगर पूछेगा कि इसको श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आपसे एग्जाम में कहा जाएगा कि प्रिज्म में से होकर के प्रकाश को दर्शाएं, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण को दर्शाएं। तो सबसे पहले आप लोग तो प्रिज्म बना लीजिएगा इस प्रकार से। वहाँ पे एक त्रिभुज भी आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में मिल जाएगा, उसमें नंबर नहीं कटेगा। अब उसके बाद आप लोग को श्वेत प्रकाश लेना है, तो हम लोग श्वेत प्रकाश लेंगे एक ठे। ये गया आप लोग का श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है, तो आप लोग का कुल 7 रंगों में विभक्त होता है। बेजानी हपी नाला, तो यहाँ बैगनी कलर तो नहीं है, तो बैगनी कलर की जगह पे हम लोग यहाँ पे वाइट कलर का ही उपयोग कर लेते हैं। तो यह सबसे पहले हो जाएगा आपका बैगनी कलर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जामुनी कलर, तो जामुनी कलर भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं जामुनी कलर है। ठीक, बेजानी। अब आप लोग को चाहिए नीला कलर, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा नी। बेजानी ह हो जाएगा हरा, ह। फिर आपका प हो जाएगा पीला, ह पी। फिर आपका हो जाएगा नारंगी, तो नारंगी नहीं है तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं नारंगी की जगह पे नारंगी। और फिर आपका हो जाएगा लाल। तो इस प्रकार से आपका कुल कितना रंग हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में यह जो आप देखेंगे तो यह आपका विभक्त हो गया। इस प्रकार से अभी कलर, इसमें कलर का फंक्शन नहीं दिया है उतना, तो हम ढंग से आपको नहीं समझा पाए। तो इसी प्रकार से आपका बनेगा, आपको अपने एग्जाम में बना देना होगा 7 रंग का मिश्रण, और सभी के सामने आप लोग को उसका नाम लिख देना होगा 7 रंग का। इसको बैगनी लिख देना होगा, हरा, हपी नाला। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद करके, ट्रिक याद करके लिख देना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रिज्म के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लेवल पे पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य, विचलन, झुकाव। यह 3 चीज़ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किस रंग का विचलन अधिक होता है, किस रंग का झुकाव अधिक होता है, वरना किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप लोग को याद रख लेना है कि तरंगदैर्घ्य की बात की जाएगी तो केवल लाल जो रंग होगा इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, बाकी इसका विचलन भी कम होगा लाल का, और इसका झुकाव भी कम होगा। और बैगनी का बात करें तो बैगनी का केवल तरंगदैर्घ्य कम होगा, बाकी बैगनी का विचलन ज़्यादा होगा और बैगनी का झुकाव भी ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है कि केवल और केवल लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बाकी विचलन भी कम होगा और झुकाव भी सबसे कम होगा। तो इस प्रकार से आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग का बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आपका लेंस। जिस प्रकार से आपने पिछली चैप्टर में परावर्तन में आपने दर्पण के बारे में समझा है,
वैसे ही इसमें आप लोग को लेंस के बारे में समझना होगा। तो लेंस का परिभाषा पूछा जाएगा यदि आपसे कि लेंस का परिभाषा दें तो लेंस एक ठे एथी है। लेंस आपका पारदर्शक है, मतलब लेंस के आर पार आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा पारदर्शक पदार्थ जो निश्चित ज्यामिति से घिरा हो, मतलब जो वैसा पदार्थ का टुकड़ा जो निश्चित ज्यामिति सतह से घिरा हो उसे हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस आपका मेनली 2 ही प्रकार के होते हैं, जो कि आपका दर्पण भी जिसके बारे में आपने पढ़ा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जिस प्रकार से आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अवतल सबसे ज़्यादा, दर्पण में अवतल सबसे ज़्यादा गुणवान था, मतलब अवतल किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता था, वरना इसमें बड़ा छोटा ऊंचा सब प्रतिबिंब बनता था, सीधा उल्टा सब प्रतिबिंब बनता था। उसी प्रकार से लेंस में आप लोग का उत्तल है, उत्तल में आप लोग का किसी भी आकार का प्रतिबिंब बनता है, तथा उत्तल में आप लोग उल्टा सीधा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आप लोग को लेंस और दर्पण में यही होगा कि जब दर्पण की बात जाएगी तो अवतल मेन होगा और लेंस की बात जाएगी तो उत्तल मेन लेंस होगा। और यदि आपने पिछले वाला क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होगा? तो उत्तल लेंस का जब आप फिगर देखिएगा तो उत्तल लेंस का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, यानी कि यह आप देखिएगा तो यह बीच में मोटा होगा और किनारों में पतला होगा। तो उत्तल लेंस का यदि आपसे पूछेगा परिभाषा, तो वैसा लेंस जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में अत्यधिक मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। और दर्पण में अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और इसका फोकस दूरी कैसा होता है? तो इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहता है, मतलब सब अवतल दर्पण वाला इसमें गुण आ जाएगा। उसके बाद बात करें इसका क्षमता की, तो इसका क्षमता भी धनात्मक होता है, इसका क्षमता भी धनात्मक ही होगा। ठीक, अब यही बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में सब उत्तल दर्पण वाला गुण आ जाएगा। अवतल लेंस की बात करें तो यह इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है अवतल लेंस की। इसमें आप लोग का देखिएगा तो बीच की अपेक्षा किनारों में ज़्यादा मोटा होता है यह अवतल लेंस। ठीक, इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा तो इसका दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। इसका फोकस दूरी पूछा जाएगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होता है। उसके बाद बात करें इसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और उसके बाद बात करें इसका क्षमता, तो इसका क्षमता भी ऋणात्मक होता है। तो यह आप लोग को जानना था उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो हमने इसको बतला दिया, तो आपको इन दोनों में अंतर भी पूछेगा एग्जाम में, तो आशा करते हैं कि आप लोग बता दीजिएगा। आपको लिख देना होगा उत्तल में और अवतल लेंस, इस प्रकार से करके लिख देना होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल में आप लोग को लिखना होगा कि यह बीच में मोटा होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। यह तो हमने आपको बतला दिया, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल लेंस में लिख देना होगा कि यह इस बीच में पतला होता है तथा यह ऋणात्मक प्रतिबिंब बनाता है और यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इन दोनों में अंतर लिख सकते हैं। अब यह जो अवतल लेंस इन दोनों में के प्रकार भी होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो उत्तल में आप लोग देखिएगा तो पहला आप लोग का टाइप रहता है, 3 तरह के होते हैं। पहला इस प्रकार से होता है, तो इसमें आप देखिएगा तो इधर भी आप लोग का उत्तल है, उठल है, और इधर भी देखिएगा तो आप लोग का उत्तल ही है, यानी कि उत्तल प्लस उत्तल। तो इसको हम लोग कहते हैं, संस्कृत में जब कोई भी 2 वर्ड मिलता है तो उसमें उभय लगा दिया जाता है, मतलब हो जाएगा यह उभयोत्तल इसको कहते हैं। हम लोग का पहला प्रकार है उत्तल लेंस का उभयोत्तल। उसके बाद आप लोग दूसरा बात करें तो दूसरा कुछ इस प्रकार से आपको होता है, इस प्रकार से। इसमें आप लोग देखिएगा तो एक साइड उत्तल है और एक साइड आप लोग देखिएगा तो यह समतल है, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका समतलोत्तल। यह आपका एकदम संस्कृत की तरह यहाँ पे प्रयोग होता है। संस्कृत में जैसे
ओ में बदल जाता है, उसी प्रकार से इसमें का भी नामकरण होता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा टाइप और अंतिम टाइप की। तो आप लोग का होता है कुछ इस प्रकार से चांद आकार का। तो इसमें यह भी आप लोग का उत्तली लेंस का प्रकार है। इसमें आप लोग देखिएगा तो एक साइड उत्तल लेंस है और एक साइड आप देखिएगा तो ये अंदर में धंसा हुआ है, यानी कि अवतल लेंस है। तो इसमें इसका आप लोग का हो जाएगा नाम अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक, तो उत्तल लेंस का तीनों हमने प्रकार पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस के तीनों प्रकार के बारे में। अवतल लेंस के तीनों प्रकार के बारे में तो सबसे पहले तो यह सामान्य हो जाएगा, एक साइड से भी आपका अवतल हो जाएगा और दूसरे साइड से भी अवतल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल हो जाएगा आपका इसका पहला। दूसरा टाइप की बात करें तो यह दूसरे साइड में एक साइड से समतल हो जाएगा और दूसरे साइड से अवतल हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका समतलावतल, समतलावतल। ठीक, और अंतिम टाइप का बात करें हम लोग इसका, तो इसमें आपका एक साइड से धंसा हुआ रहेगा और एक साइड से आप लोग का ये हो जाएगा उठा हुआ, एक साइड से आपका उठा हुआ हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो आशा करते हैं कि आपको लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकारों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का ये चैप्टर लगभग ख़त्म है। थोड़ा सा आप लोग को है लेंस की क्षमता के बारे में समझना है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। और 1D बराबर, माना डी का मतलब होता है डाईऑप्टर, तो 1D बराबर होता है 1/m/1 होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता पूछा जाएगा, उत्तल लेंस का तो धनात्मक हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का क्षमता, और अवतल लेंस का आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और पूछे जाएगा सूत्र, ये लेंस की क्षमता का सूत्र, तो P यानी कि पावर यानी क्षमता बराबर होता है आपका 1/f मीटर। तो अब चूंकि यहाँ पे मीटर में है, जब मीटर को सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तब ये हो जाएगा 1/100/f सेंटीमीटर। तो यह दो ठे आपको जब मीटर देगा क्वेश्चन में तो यह वाला फॉर्मूला लगेंगे, और जब सेंटीमीटर कहेगा तो आपको यह वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपका अंतिम एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है आवर्धन, आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को यानी कि बट्टा में को हम लोग कहते हैं आवर्धन। यही आप लोग को याद रखना है। आवर्धन का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, आवर्धन का फॉर्मूला। तो आपका m बराबर होता है, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है v/u। ठीक, अब आवर्धन का कोई एथी पूछेगा मात्रक, तो यह मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि अपवर्तनांक का भी मात्रक नहीं होता है, वह भी मात्रक विहीन होता है। अंतिम आपका सबसे चीज़ है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको दर्पण में दर्पण सूत्र बतलाया था 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा, खाली प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ u और v का मतलब क्या होगा, तो v का मतलब कि प्रतिबिंब से दूरी, u मतलब वस्तु से दूरी फोकस का, और f मतलब फोकस। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है यह पूरा समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं यह कुल 50 स्लाइड लिया है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आपका ये जो चैप्टर पहला चैप्टर था, इसका परिवर्तन भी हमने समझ लिया और अपवर्तन भी हमने समझ लिया। अब आपका अगला हम लोग एक वीडियो लाने वाले, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आपका इसका सब्जेक्टिव करवा देंगे पूरा का पूरा। 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है A to Z सब्जेक्टिव को हम लोग आपको कवर करवा देंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त साथी नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक उनके पास शेयर कर दीजिए, कम से कम रिकॉर्डेड देख लें। उनको यह बतलाइए कि यह चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में मज़ा होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।